स्वागत है विजेंद्र शर्मा जी दांजलि अरोड़ा टॉक शो में। थैंक यू। सर, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे शो पर आप आए हैं। एंड इवन मैं कहूंगी कि जब एक एक्सपीरियंस होता है, जब किसी का एक्सपीरियंस शेयर होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड खास करके आप जैसे आर्टिस्ट का, तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कैसे बताएंगे कि जैसे हमारे शो की जो टैग लाइन है वो है अनफोल्डिंग द पैशन जर्नी। तो सर आप क्या कहेंगे, पैशन जुनून क्या होता है? देखिए, पैशन और जुनून वो चीज होती है जो इंसान को जब तक वो पैशन पूरा ना हो जाए तब तक वो जीने नहीं देती। जी सर। यानी वो इतना एक्सट्रीम एक जोश होता है कि जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक अंदर ऐसी आत्मिक बेचैनी बनी रहती है कि जिसको पैशन पूरा होने के बाद ही उसको महसूस किया जा सकता है। बहुत जी बड़ी शक्ति होती है ये। सर, ये हम आपसे जरूर पूछेंगे, जैसे आप तो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, आपका ये आर्ट का पैशन कब शुरू हुआ? लाइक एक लाइफ में एक मोड़ आता है जब हमें लगता है यार मुझे आर्ट में बहुत मजा आ रहा है, तो इस बारे जी, में आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? जब मैं बहुत छोटा था ये समझिए कि प्राइमरी स्कूल में भी नहीं जाता था, तो अच्छा। तब से मेरा आर्ट से परिचय है। आर्ट से परिचय ऐसा कि जैसे गांव में दशहरे के समय पे सांझी बना करती थी जी उन दिनों। तो सांझी क्या होती थी, एक मिट्टी की वो होती थी, मिट्टी से मतलब उसकी तस्वीर बनाई जाती है दुर्गा माँ की। और उसमें कई चीजें मिला के, खड़िया मिला के, गेरू रंग मिला के, नील मिला के, इस तरीके से उसको सजाया जाता था। तो वो मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो मेरा कला से परिचय तभी पैदा हुआ। ओके। तो सर मतलब आपकी फैमिली में और कोई आर्टिस्ट है? नहीं, फैमिली में कोई आर्टिस्ट नहीं है। अच्छा। देखिए, बस मेरी माँ थी जो लोक कला बनाया करती थी। ओके। होली है या ऐसा कोई त्योहार है तो वो दीवार पे गेरू से और खड़िया से पेंटिंग जो कुछ बनाया करती थी, दुर्गा की या देवी माँ की या किसी देवता की। तो बस ये थी हमारे परिवार में कला। सर लेकिन जैसे कि आपने कहा कि आप प्राइमरी स्कूल में भी नहीं थे तब से आपको आर्ट का शौक है, तो ये बढ़ा कैसे? मतलब एक हम लोग को पहले कहा जाता था आर्ट मतलब टाइम पास, एक ड्राइंग कर लो स्कूल में वो आर्ट हो गया, मगर जब सही मायनों में एज अ प्रोफेशनल आर्ट आर्ट किया जाता है तो वो किस तरह का अनुभव रहा आपका? ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कला से मेरा परिचय स्कूल में जाने से पहले ही हो गया था। फिर स्कूल में जो एक सब्जेक्ट होता था जिसको सबसे पीछे रखा जाता था, हिंदी, इंग्लिश, मैथ वगैरह सबसे आगे, और उसके बाद में सबसे लास्ट में आर्ट को। तो हमें हमारे समाज में उस समय तो आर्ट को कोई तवज्जो दी नहीं जाती थी। तो मैंने ये देखा है कि जो प्राइमरी स्कूल में मैंने आर्ट की, फिर हाई स्कूल स्कूल में 8वीं तक क्लास तक, 8 क्लास तक आर्ट थी। और उसके बाद में 9th 10th 11th 12th बिगर आर्ट की मैंने किया। तो मतलब आर्ट को मैंने ये देखा कि उस समय इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, जी जबकि हाँ। जबकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अगर देखा जाए तो हमारी जो मानव सभ्यता है उसके विकास का पता आर्ट से ही चलता है। अगर हम देखें कि पहले के जो मंदिर हैं, गुफाएं हैं, उनमें पेंटिंग मिलती है, उनके उनमें स्कल्पचर मिलते हैं, पता चलता है उस सभ्यता उस समय की सभ्यता क्या करती थी, कैसे उनका लिविंग था, और कितना उन्होंने हाइट छुई थी। तो ये सब ये कलाकृतियां देख के ही पता चलता है। सपोज इसको हम हटा दें, कलाकृतियां हटा दें, आर्ट सब्जेक्ट हटा दें मानव सभ्यता से, तो फिर पता कैसे चलेगा कि किस सभ्यता में क्या क्या होता रहा। तो राइट। बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसका ध्यान दिया देना चाहिए था बहुत ज्यादा। तो सर वैसे होता है ना कि फैमिली में बच्चा बड़ा हो रहा है तो बोलते हैं कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो जब आपने अपनी इच्छा जाहिर की कि आपको आर्टिस्ट बनना है तो फैमिली सपोर्ट कैसा रहा? देखिए, हर माँ बाप की एक तमन्ना होती है कि उनका बच्चा जल्दी से जल्दी स्टेब्लिश हो जाए। जी जी। अब और जो अपने माँ बाप अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी से मुक्त हो, उसको पारिवारिक जिम्मेवारियों से अ, मग्न करके
तो उसमें ये था कि पेरेंट्स भी सोचते थे कि आगे आर्ट का क्या स्कोप है, आर्ट का तो कोई स्कोप ही नहीं है। नहीं है, हाँ। कि क्या ज्यादा ज्यादा क्या बन सकता है, पेंटर बन सकता है, साइन बोर्ड पेंटर जो, तो बस इतना इतना मालूम था। लेकिन आर्ट में बहुत बड़ा स्कोप था उस समय भी, और आज भी है। तो ये सब मैं ये जो क्वेश्चन है, ये नहीं कि मेरा ही है या मेरी तरफ ही है, ये सब पेरेंट्स की तरफ है। ये समझना चाहिए कि बच्चे को छूट दे देनी चाहिए कि जिस तरफ भी जाना वो चाहे, उस तरफ स्कोप ही स्कोप है। कोई साइंटिस्ट बनना चाहे उस तरफ, कोई डॉक्टर बनना चाहिए उस तरफ, यहाँ तक जी। कि कोई कबाड़ी भी बनना चाहे, पर उस तरफ भी स्कोप ही स्कोप है। ये नहीं समझना चाहिए कि ये क्या करेगा आगे चल के। देखिए कि मैं एक बात को मानता हूँ कि क्राइम तो ना करने दे बच्चे को, बाकी पूरी छूट दें, जितनी छूट देंगे। और बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए कि ठीक है, जो तुम करना चाहते हो करो, हमारा सपोर्ट तुम्हारे साथ में है। तो बच्चा खुद अच्छा ही करेगा। कौन सी ऐसी चीज है जो दुनिया में जो यूजलेस है? सही बात। हम्म, true। तो सर सपोर्ट ये करना चाहिए बच्चे को। जी जी, सर ये आपने सही कहा कि उनको जो बनना है उसमें हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि होता ना कि तभी उनका सही ग्रोथ होगा, जो सही पैशन है वो उसको पहचान सकेंगे। आपके कहने का मतलब। सर ये आर्ट को आप डिफाइन कैसे करेंगे, लाइक आर्ट आपके हिसाब से क्या है? आर्ट, देखिए ये सब्जेक्ट, ये आपका प्रश्न ऐसा है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत ही सादा भी है। आर्ट की परिभाषा हर कलाकार की दृष्टि में अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में यह है कि कला एक ऐसी चीज है जो इंसान को इंसान होने की, अभिव्यक्ति की आजादी देती है, कि वो अपने आप को प्रूव कर सके कि मैं इतना सेंसिटिव हूँ, और मेरे अंदर ये संवेदनाएं हैं। तो अपने संवेदनाओं की अभिव्यक्ति ही कला है। क्या बात है सर, ये संवेदनाओं की अभिव्यक्ति कला है। क्या खूब कहा है सर आपने। सर ये मैं जरूर कहूंगी कि आपको जो राइटिंग का भी शौक है, उस हिसाब से आपके जो शब्द आ रहे हैं, जिस तरह से आप व्याख्या दे रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि आप एक अच्छे राइटर भी हैं। हाँ, मैं लिखता रहा हूँ कुछ कविताएं, कहानियां, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह। ये मैं असल में जब चिंतन की गहराइयों में होता हूँ तब, या कह सकते हैं दुख की गहराइयों में होता हूँ, तो तब मैं अच्छा। लिखता हूँ। और उस सैडनेस से, उस दुख से मैं प्रकाश की तरफ को चलता हूँ, तो अंधेरे से प्रकाश की तरफ को चलता हूँ मैं। ये मेरी एक ये मेरा एक तरीका है। तो जब मेरे अंदर से मेरा थोड़ी दुखद होती है, तो तब मैं लिखता हूँ। अच्छा। और नहीं तो हमेशा पेंटिंग ही बनती है। सर पेंटिंग जो आपकी मैंने पेंटिंग्स देखी है, आई सैल्यूट टू यू कि आपने हर तरह की बहुत ही खूब, मतलब आपकी जो वेबसाइट है उस पर भी मैंने पेंटिंग्स देखी, इट इज वेरी नाइस, ऑसम एटलीस्ट आई विल से। तो सर मैं आप ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको, आप कब सोचते हो कि अभी हाँ मुझे ये बनाना है? देखिए, मैं जिस दुनिया में रहता हूँ, वो ये दो दुनिया है। एक तो दुनिया वो जो मेरे बाहर की है दुनिया, और जी। दूसरी दुनिया जो मेरे अंदर की है। तो दोनों दुनिया से ही मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। बाकी दुनिया में को मैं देखता हूँ तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ समाज के, और अ, अच्छे बुरे हर तरह के अनुभव मुझे होते हैं। नंबर एक, वो भी मेरे सब्जेक्ट बनते हैं मेरी पेंटिंग्स के। दूसरे, जो वो सब्जेक्ट में जो मैं दुनिया में घटनाएं देखता हूँ वो मेरे अंदर जाती हैं। अंदर जाके कुछ ना कुछ कैलकुलेशन उनका होता है, तो वो भी मेरी पेंटिंग के सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो मैं अपने अंदर की दुनिया और अपने बाहर की दुनिया दोनों से इंस्पिरेशन लेता हूँ, और वही मेरी पेंटिंग के सब्जेक्ट बन जाते हैं। क्या बात है सर। सर कभी ऐसा हुआ है किसी पेंटिंग से कंट्रोवर्सी हुई हो? बहुत बार होता है ना लोगों को, जो होता है ना तारीफ करने वालों से ज्यादा निंदा करने वाले मिल जाते हैं, तो कभी आपका ऐसा कोई किस्सा रहा है? हाँ, कभी कभी ऐसा होता भी है। कभी कभी ऐसा होता भी है कि कोई कंट्रोवर्सी बन जाए। जैसे मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, मोनालिसा इन अफगानिस्तान। अच्छा। तो उसमें मैंने ये दिखाया था कि अफगानिस्तान में तालिबानी लोग इतने ज्यादा हावी हो गए हैं,
उनको रिलीजन का कुछ अता पता नहीं है, वो बस केवल गोलियां बंदूक चलाना जानते हैं। और तो इस तरीके से वहां पे बहुत, जब बामियान का टेम्पल तोड़ा गया था, जी जी। बामियान की स्टैचू जो तोड़ा गया था, बामियान में बुद्धा का जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू, और वो तोप से तोड़ा गया था, तो उनकी अक्ल का पता चलता है, उनकी संवेदनाओं का पता चलता है कि उनको केवल एक ही जो रिलीजियस है, एक ही जो संप्रदाय है, उससे संबंध है, बाकी दुनिया से कोई संबंध नहीं। और अगर देखा जाए तो उनको उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, तो उन्होंने वो तोड़ दिया। तो मैंने ये देखा, ये अंदर बहुत गहरी पीड़ा और संवेदना हुई कि देखो, इनको इतनी भी समझ नहीं है, अगर यहाँ पे दुनिया की कैसी भी खूबसूरत से खूबसूरत चीज आ जाए तो उसको भी ये ऐसे ही नष्ट कर देंगे। तो मैंने बनाया उस समय मोनालिसा इन अफगानिस्तान। मोनालिसा अफगानिस्तान में है, पीछे उसकी जो बैकग्राउंड है उसमें वो दिखा है कि बुद्धा का स्टैचू टूटा हुआ है, और मोनालिसा ने पूरा बुर्का पहन रखा है, केवल उसकी आंखें आंखें दिख रही हैं, और पूरे में बुर्का पहन रखा है, और उसके हाथ जो ऐसे हैं, इस तरीके से जो हाथ है एक दूसरे के ऊपर रखे हुए, तो वो जो है रस्सी से बंधे हुए हैं। अच्छा। तो ये मैंने पेंटिंग बनाई थी, तो उसके बारे में काफी वो हुआ कि ये क्यों, मैंने कहा ये इसलिए, मैंने उनको अपना लॉजिक दिया। ट्रू। एंड ये जो आपने व्याख्या, मतलब जिस तरह से आपने पेंटिंग का बताया, इट्स ट्रू कि हाँ वो हालात ही वहाँ पे ऐसे हैं कि आपने उसको जी। सिर्फ कैनवस इस तरह का प्रोफाइल हमने आपका देखा है। तो आपने, कहते हैं ना कि आपने बचपन में जब आपके घर पर कोई आर्टिस्ट नहीं है, एंड उसके बाद आपने इतनी स्ट्रगल किया, और उस स्ट्रगल के बाद जब आप एक सक्सेसफुल इंसान बने, जहाँ टाटा बिरला राष्ट्रपति भवन वहां तक आपकी पेंटिंग्स है, तो ये सर अनुभव कैसा रहा आपका? देखिए, ये बहुत लंबी यात्रा रही है, बचपन से लेके अब तक की बड़ी लंबी यात्रा रही है, जिसमें उतार चढ़ाव सुख दुख बहुत रहे हैं। लेकिन हर स्ट्रगल को मैंने खूब आनंद से किया है, आनंद लिया है हर स्ट्रगल का। मैंने सफलता को भी देखा, असफलता को भी देखा। अब ऐसी जगह पे मेरा जन्म हुआ जो उस जमाने में एक जंगल था, जहाँ खेत ही खेत थे चारों तरफ, और अच्छा। खरगोश, लोमड़ी, वहाँ पे बंदर, मोर, और तालाब, कमल के फूल खिले रहते थे वहाँ पे। तो ऐसा नेचर थी वहाँ पे जहाँ पे मेरा जन्म हुआ। और वहाँ पे कला का कोई माहौल नहीं था, लेकिन वहाँ से यात्रा करते 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 मैं यहाँ तक पहुंचा। धीरे 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 पहले मेरी बुक्स के अंदर पब्लिश होने शुरू हो गई, बुक्स में, मैगजीन में पेंटिंग पब्लिश होनी शुरू हो गई। फिर फिल्मी दुनिया में भी काम किया, रामायण के लिए काम किया, विक्रम और बेताल टीवी सीरियल के लिए काम किया, टीवी सीरियल महाभारत के लिए काम किया, कुछ फिल्मों की पोस्टर्स वगैरह, बैनर वगैरह बनाए। तो वहां से यात्रा करते करते मैं फिर कॉलेज पार्ट से मैंने बीएफए किया, एमएफए किया, उसमें भी लकीली मैं टॉपर रहा हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट। तो ये बड़ा अच्छा एक सफर था। और वहां से फिर यात्रा करते करते जो अ, एक तमन्ना होती है आर्टिस्ट की, मेरी पेंटिंग बड़ी हाई फाई जगह पे लगे, तो वो भी देखा। पार्लियामेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पे मेरी पेंटिंग्स है। बाकी अंबानी जी के पास में मेरी पेंटिंग्स है, डाबर के पास में मेरी पेंटिंग है, गोयनका के पास में मेरी पेंटिंग है, टाटा बिरला सबके पास में। और ये नहीं कि नामी ग्रामी लोगों के पास में ही मेरी पेंटिंग है, या नामी हस्तियों के पास में मेरी पेंटिंग है, जो आर्ट लवर्स हैं उनके पास में मेरी पेंटिंग है। पूरी दुनिया में लोग लाइक करते हैं, पेंटिंग खरीदते हैं, तो ये मुझे खुशी भी मिलती है कि चलो, अच्छा हुआ, इतने वर्षों की तपस्या सफल हुई कि लोग मुझे, मेरी पेंटिंग को इतना लाइक करने लगे हैं। सर ऐसा कुछ है आपको लगता है कि अभी ये पाना बाकी है? तो कुछ चल रहा है वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। देखिए, लाइफ का स्ट्रगल कभी खत्म नहीं हुआ करता, यात्रा कभी खत्म नहीं हुआ करती। तो मुझे तो ये जीवन बड़ा सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि इसमें इतना स्ट्रगल भी है, इतना दुख दुख सुख भी है, सब कुछ तो है। क्या चीज नहीं है इस दुनिया में? दुनिया तो ये समझिए कि हम परमात्मा के एक उसमें दावत खाने में आए हुए हैं। बहुत लंबी चौड़ी टेबल लगी हुई है, उस पर बहुत सारी चीजें रखी है, सुख है, दुख है, आनंद है, माया है, मोह है,
धन है, लोभ है, क्रोध है, सब कुछ रखा हुआ है, हम जो चाहें वो ले लें। सही बात। क्या नहीं है यहाँ पे, सब कुछ तो है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मतलब खुशी होती है मुझे यहाँ पे। मतलब और फिर मैं मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन करने वाले तो और ज्यादा संवेदनशील होते हैं। जी जी। तो मैं खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ मैं इस जो मेरे लाइफ का ये एक्सपीरियंस चल रहा है। मैं समाज की ऊंचाइयों को भी देख पाया हूँ, अपनी जी ऊंचाइयों को भी देख पाया हूँ, और अपने जो किस लेवल से मैं उठ के यहाँ तक आया हूँ, उस यात्रा को भी मैं देख पाता हूँ। मैंने जीवन और मृत्यु दोनों को देखा है, बहुत नजदीक से देखा है। अगर कहा जाए तो कम से कम 20 बार तो मैं मौत के मुंह से निकल के आया हूँ। जी। अब ये बहुत डेंजरस सिचुएशन से मैं निकल निकल के यहाँ तक आया हूँ। और अच्छा एडवेंचरस है। लाइफ रही है आपकी। हाँ, बहुत एडवेंचर हुए हैं लाइफ में। तो मौत के मुंह में से ऐसे निकल के आया हूँ कि अरे तो बहुत, लेकिन अच्छा है, अच्छा है। एग्जिस्टेंस ने अगर मुझे जिंदा रखा तो कुछ तो कारण होगा ना। मैं सही बात उसको उसको अच्छी तरह निभा रहा हूँ, उसको पूरी तरह एंजॉय कर रहा हूँ। है। और वही चीज मेरी पेंटिंग में निकल के आती है। दैट्स व्हाई हर पेंटिंग में ऐसे एक एहसास, आपका हर इमोशन देखा देखा जा सकता है आपकी पेंटिंग में। जी जी। और सर मैं आपसे पूछूंगी, जैसे होता है कि आजकल जो नए बडिंग आर्टिस्ट है, हाँ, बहुत बार ऐसे होता है दे गेट कंफ्यूज कि एक्चुअली में उनको कौन सा फॉर्म अपनाना चाहिए। कोई बोलता है कि मुझे वालू पसंद भी है, मंडला करना भी मुझे अच्छा लगता है, मैं पोर्ट्रेट भी बना लेता हूँ। तो किस तरह से हमें अपना जो एक स्ट्रेंथ होता है ना चुनना चाहिए? देखिए, दुनिया में हर चीज के चाहने और ना चाहने वाले हमेशा जी। रहे हैं और हमेशा रहेंगे। आप फिगरेटिव पेंटिंग बना ले, तब भी आपके चाहने वाले और ना चाहने वाले दोनों होंगे। एब्स्ट्रैक्ट बना ले, तब भी चाहने और ना चाहने वाले होंगे। जैसे कि कहा जाए तो मीठे के चाहने और ना चाहने वाले भी हमेशा रहेंगे। कड़वे के, खट्टे चटपटे के चाहने वाले और ना चाहने वाले हमेशा होंगे। तो जी। ऐसे ही आर्ट है। तो हर तरह के टेस्ट वाले लोग हैं, चाहने और ना चाहने वाले हमेशा होंगे। तो आप कुछ भी बना लीजिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो आपके दिल की आवाज है, आप वो बनाइए। अपने दिल की आवाज सुनिए और आप वो बनाइए। उसके भी चाहने और ना चाहने वाले हमेशा मिलेंगे। आप सपोज कोई दूसरी चीज बनाते हैं जो किसी दूसरे ने आपको सजेस्ट कर दिया है, आप वो बनाते हैं, तब भी उसके चाहने और ना चाहने वाले दोनों मिलेंगे। सही तो बात क्यों ना अपने मन की बनाई जाए। है। अपने मन की बनाई जाए, कम से कम एक तो व्यक्ति चाहने वाला होगा ना, और वो होगा आप खुद। तो और बिल्कुल। आत्मिक संतुष्टि मिलेगी वो अलग से। जी। तो इंसान को, आर्टिस्ट को वही बनाना चाहिए जो उसकी आत्मा कहे, जो उसका, जिसको बनाने की उसको खुशी मिले। क्या बात है सर। और सर ये आपने जो कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि आर्ट में बहुत स्कोप है, तो कोई जी एक नया आर्टिस्ट जो है जब स्टार्ट करता है तो बहुत मतलब बहुत बार ऐसे होता है एग्जीबिशंस में भी जब वो जाता है तो कॉन्फिडेंस नहीं होता, या उनको इतना इजीली होता है ना, डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं कि अरे मेरे सामने बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े कलाकार हैं। तो एक उनको हम्म। किस तरह से प्रैक्टिस करते रहना चाहिए अपनी इंस्पिरेशन को बनाए रखने के लिए? देखिए, ये तो अंदर की एक मजबूती होनी चाहिए। कोई आदमी अगर बना तो रहा है पेंटिंग और देख दूसरे को रहा है, तो वो तो ऐसा हो गया कि जैसे हम अपनी खुशी के लिए पेंटिंग नहीं बना रहे, हम तो दूसरे को खुश करने के लिए पेंटिंग बना रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, पहले खुद तो खुश हो जाइए। हम्म। अगर खुद को खुशी मिल रही है, अगर कोई चीज हमें खुद को मीठी लग रही है, तो उसकी ज्यादा उम्मीद की जाती है दूसरे को भी वो मीठी मिले लगेगी। राइट। तो पहले इन आर्टिस्ट को खुद संतुष्ट हो जाना चाहिए, और फिर उसको डिस्प्ले करना चाहिए पेंटिंग को किसी एग्जीबिशन में। और डी ग्रेड तो होना ही नहीं चाहिए, डिप्रेस जरूरत जरा भी नहीं होना चाहिए। ये डिप्रेशन यानी अंदर कॉन्फिडेंस की जो कमी है, वो नहीं होनी चाहिए। तो वो तब जैसे होता है ना कि कभी वो अपना पेंटिंग उनकी सेल नहीं होती है। मैं एक मेरे आर्टिस्ट से बात होती जिन्होंने बहुत सारे एग्जीबिशन में पार्ट लिया लेकिन उनकी पेंटिंग सेल नहीं हो रही थी, तो उन्होंने आर्ट करना ही छोड़ दिया। ऐसा भी डिप्रेशन हो जाता है। हाँ, डिप्रेशन भी हो जाता है, परिस्थितियां भी हो जाती है।
मोस्टली जी। आर्टिस्ट मिडिल क्लास के होते हैं। लोअर क्लास के जो लोग हैं तो उनको तो आर्ट के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। अपर क्लास के जो लोग हैं उनको पेंटिंग वो बनानी नहीं आती, खरीद ही सकते हैं वो। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं तो उनका ये है कि अगर वो बनाएंगे तो अप जा सकते हैं, और अगर ना बनाए तो एकदम लोअर चले जाएंगे। तो उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको डिप्रेस जरा भी नहीं होना चाहिए, उनको जम के काम करना चाहिए, पेंटिंग बनानी चाहिए। और स्ट्रगल तो लाइफ का पार्ट है। कौन ऐसा जिसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं हुआ है? उन लोगों की लाइफ में भी स्ट्रगल हुआ जिनको हम भगवान मानते रहे हैं। बड़े से बड़े महापुरुष, एक भी इंसान बता दीजिए जिसकी लाइफ में स्ट्रगल ना हुआ हो, एक भी। तो ऐसा होता ही नहीं, ये प्रकृति का नियम है। जैसे हम सांस लेते हैं, अगर हमें जीवन चाहिए तो जीवन के लिए भी हमें सांस लेने की जरूरत पड़ती है। और एक सांस लेने के बदले हमारी एक सांस उम्र कम हो जाती है। जीवन तो हमें मिलता है, लेकिन साथ में हमारी एक सांस उम्र कम भी हो जाती है। तो ये समझना चाहिए कि ठीक है, ये एग्जिस्टेंस से हमें शरीर मिला है तो हमें कोई कीमत तो नहीं देनी पड़ी ना, मुफ्त में मिल गया। अब मुफ्त में मिल गया है तो इसका सदुपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, यूं ही चला जाएगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। मुफ्त में आया और मुफ्त में चला गया, तो क्या फर्क पड़ता है? क्या बात है। तो मेरा ये समझना है कि हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए। तुम्हारे पास खोने को ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको तुम खो पाओ। तो लगन से, मेहनत से और स्ट्रगल का मजा ही कुछ अलग है। सपोज हम कोई फिल्म की स्टोरी देख रहे हैं, उसमें फिल्म का नायक है, हीरो है, तो वो जो है उसकी लाइफ स्टोरी दिखाते हैं। कोई कोई कुछ काम करता है, उसमें सफलता मिलती है, फिर दूसरा काम करता है, उसमें सफलता मिलती है, तीसरा काम करता है, सफलता मिलती है। आखिर तक पूरी फिल्म में सफलता 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 मिलती चली जाती है। तो फिल्म कितनी बोर होगी। नहीं है। इसी तरीके से लाइफ है, लाइफ भी कितनी बोर हो जाएगी। तो जी। लाइफ में किसी फिल्म की स्टोरी में दम कब आता है, तब उसमें लाइफ में अप डाउन होते हैं। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है, कभी निराशा मिलती है, कभी आशा मिलती है। तो तब जो है जाके उसके ना रस की उत्पत्ति होती है। तो इंसान को स्ट्रगल से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका मुकाबला तो करना चाहिए, क्योंकि वो जो स्ट्रगल है वो हमारी लाइफ में रस पैदा करने के लिए आया है। क्या बात है सर। सही बात है, और उसके बगैर मजा। और उसके बगैर मजा क्या है? सपोज कोई हमारी लाइफ स्टोरी लिखे, बायोग्राफी अगर हमें लिखने के लिए कहा है तो हम क्या लिखेंगे कि हम पूरी लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल से डरते रहे हैं और हमने डर डर के पूरा जीवन जिया है। तो क्या रखा है तुम्हें? सर मैं देख रही हूँ कि आप हाथ में आपके ब्रश है, जी। तो हम जरूर जानना चाहेंगे कि आप हमें कुछ दिखाने वाले हैं, डेमो या कुछ। नहीं, डेमो तो अभी नहीं हो पाएगा, कैनवास से मैं दूर हूँ, तो अभी नहीं होगा। लेकिन ब्रश मैं पेंटिंग बना रहा था, तो ब्रश तो ये हाथ में था, तो हाथ में ही है। और ब्रश पकड़ के थोड़ा अच्छा भी लगता है। ब्रश जब हाथ में होता है तो लगता है कि हाँ, एक कलाकार वाली फीलिंग वो तो खैर हमेशा ही बनी रहती है, लेकिन अच्छा फील होता है। लगता है कि अपना साथी, अपना जीवन साथी अपने साथ में है। सर ये आपकी बातों में बहुत ही रस आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, एंड आई एम श्योर ऑडियंस भी तो ये बातें सुन रही हैं। एंड आई टोटली एग्री कि जब तक अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे तब तक तो कहते हैं ना कि मजा ही नहीं लाइफ में। बिल्कुल। सर आपका कोई ऐसा किस्सा है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस एग्जीबिशंस को लेकर, या आपने इतनी सारी अचीवमेंट्स पाई है, आपको तो इतने अवार्ड्स मिले हैं, तो कोई एक चीज होती है जो बहुत याद रह जाती है, यादगार। तो ऐसा कोई किस्सा आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, कई किस्से हैं ऐसे, लेकिन एक किस्सा मैं बताता हूँ कि मैंने एक पेंटिंग बनाई थी जिसका राष्ट्रपति भवन में शो लगा था। ओके। तो जैसा कि उसमें पेंटिंग में बनाया था मैंने कि एक पेंटिंग है 3 फीट बाई 4 फीट का कैनवास है, और उसको ऐसा पेंट किया था मैंने जैसे उसके ऊपर कपड़ा लगा के और उसको रैप कर दिया हो लाल रंग की रस्सी से।
लाल रंग की डोरी से। तो वो मैंने उसमें एक जबरदस्त इल्यूजन था। तो हुआ क्या, राष्ट्रपति भवन में शो था। तो वहां पे जैसे हॉल के अंदर होता है, हॉल में इनॉग्रेशन के लिए रिबन वगैरह लगा दिया गया, और वहाँ पे फिर पेंटिंग डिस्प्ले कर दी गई। तो सबसे पहले मेरी यही पेंटिंग डिस्प्ले की गई थी। तो अच्छा। कलाम साहब आए, राष्ट्रपति कलाम साहब, और उन्होंने उसका रिबन काट के इनॉग्रेशन कर दिया एग्जीबिशन का। फिर जब वो अंदर आए तो उनको लगा कि अच्छा ये पेंटिंग है, इसका भी इनॉग्रेशन करना है शायद। तो वो वहां पे गए और डोरी को खोलने लगे। डोरी को खोलने के बाद तो वहां पे कुछ भी नहीं, अब उनका हाथ बिल्कुल ऊपर। तो उनको लगा कि ये क्या हुआ, एकदम जबरदस्त शौक लगा कि ये क्या हुआ, है ना। तो वहां पे फिर उन्होंने हाथ फिर के देखा कि अरे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, हम्म। ये जादू किसने किया। और फिर मेरा इंट्रोडक्शन कराया गया। अच्छा। तो ये जादू कुछ ऐसा ही था, जैसा कि एक दो पांडव के लिए, पांडवों ने एक वो बनाया था, एक महल बनाया था, जहाँ पे लगता था कि यहाँ पे बहुत जबरदस्त इल्यूजन था। लगता था कि ये फर्श है, फर्श के नहीं है, वो वहाँ पे पानी है, जहाँ पे पानी है वहाँ पे फर्श लगता था। एक जबरदस्त इल्यूजन। तो यही जो इल्यूजन तो होता बड़ा एकदम शॉक करता है माइंड को। तो इल्यूजन और एग्जिस्टेंस के अंदर पूरे में इल्यूजन ही इल्यूजन है। पर जो हमें दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। जबरदस्त इल्यूजन है। और इस इल्यूजन जैसे इंसान पूरे जीवन भर दौड़ता रहता है सफलता पाने के लिए। अब सफलता का मापदंड क्या है? दौड़ता है, दौड़ता है, वो देख रहा है कि अड़ोसी पड़ोसी सब दौड़ रहे हैं, तो हम भी दौड़े, हम भी दौड़े। और दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुंच जाता है? मौत के मुंह में पहुंच जाता है कि सही बात। सफलता मिल गई, कि मिल गई सफलता। तो एक बहुत बड़ा व्यंग है ये, बहुत बड़ा सटायर है, और बहुत बड़ा इंसान बेवकूफी करता रहता है जीवन भर, और कुछ सीख नहीं पाता। हम देखते हैं अक्सर ऐसा होता है कि अपनी सक्सेस के पीछे भागते भागते अपने पैशन को फॉलो करने में हम कहीं ना कहीं अपनी जर्नी एंजॉय नहीं करते। हर बार टेंशन रहती है, मुझे इससे ज्यादा करना है, उससे ज्यादा करना है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इसका कारण ये है कि इंसान अपनी यात्रा नहीं कर रहा होता है, वो दूसरे की यात्रा का से इंस्पायर होके और दूसरे की यात्रा में सम्मिलित हो जाता है। सही बात वो है। ये देखता है कि हमारी दाएं तरफ के लोग भागे जा रहे हैं, हमारे बाएं तरफ के लोग भागे जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। और वो भी उस दौड़ में शामिल हो जाता है। वो अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनता कि मुझे क्या चाहिए, हम्म। मुझे क्या चाहिए, और मुझे किस तरफ जाना है। अगर वो अपनी दिशा की तरफ चलेगा तो निश्चित रूप से संतुष्टि मिलेगी। दुख सुख तो मिलेंगे, के साथ में संतुष्टि ये भी मिलेगी कि मैंने अपनी यात्रा की पूरी की, मैं अपनी यात्रा की तरफ चला, मैं अपने लक्ष्य की तरफ चला। ये संतुष्टि जरूर मिलेगी। लेकिन अगर वो दूसरों को देख के उनके पीछे पीछे चल दिया, तो समझ लो सफलता मिलनी ही पक्की है। सही बात है। और दूसरों को कॉपी करने से अच्छा अपना जो एक इमेजिनेशन है वो बाहर लाना चाहिए। वो लेके आए। सर, यात्रा से मुझे याद आया कि आपने जो लेख लिखे हैं, पोएम्स लिखे हैं, उसमें यात्रा भी है, दुख भी है, बहुत अच्छे अच्छे टाइटल्स दिए हुए हैं सर आपने। तो आप हमें कुछ सुनाना चाहेंगे आज? अ, अ, छोटा सा, एक छोटा सा लिखा था मैंने, जो मुझे याद रह गया। वो मेरे स्ट्रगल पीरियड का छोटा लिखा हुआ 4 लाइन है। जी जी। खंड खंड हो गए जीवन की आस्था, खंड खंड हो गए जीवन की आस्था, हाँ वही जिस पर अनंत विश्वास था। खंड खंड हो गए जीवन की आस्था, हाँ वही जिस पर अनंत विश्वास था। आशा थी कि पा जाऊंगा सब कुछ, मगर लुट गया वह भी जो मेरे पास था। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत खूब। Thank you। तो ये मेरे स्टिल पीरियड की ये लिखी हुई है। लेकिन अगर कोई सेंसिटिव है और ऑनेस्ट है, वो लुटता कभी नहीं है। उसको देखने में लगता है कि लुटा है, लेकिन उसके बाद में उसको जो एक्सपीरियंस मिलता है वो बहुत कीमती होता है। राइट। तो वो एक्सपीरियंस यूं ही नहीं आता, उसके लिए कुछ कीमत देनी पड़ती है, कह लीजिए उसके लिए लूटना पड़ता है। तो थोड़ा ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा लूट लो, लेकिन एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना, वो आगे लूटने से हमें बचाएगा। हाँ, मतलब कोशिश करने से हमें डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए कभी भी। सर, आपकी ये कविता सुनकर अभी और हम कहते हैं ना, लालची हो रहे हैं, अब मन कर रहा है कि आपसे कुछ और भी सुने। ठीक है।
एक कविता मैं सुनाता हूँ आपको। असल में जो कविता मैं लिखता हूँ वो मेरे अंतस की एक वाणी होती है। वो कविता बाद में देखते हैं तो कविता जैसी लगने लगती है। इसमें मैं जो भी कुछ होता है उसमें उसके अंदर कोई हेर फेर नहीं होता। जो शब्द जैसा निकला अंदर से एज इट इज वो वैसे ही रहने देता हूँ मैं आखिर तक। उसमें कोई घटाव नहीं, कोई बढ़ाव नहीं, कोई कुछ नहीं। तो एक कविता है, ज्ञानदीप। जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? सत्य या माया? माया नम्र है और सत्य कठोर। तभी तो माया लुभाती है और सत्य भगाता है। क्या सत्य के साथ जीना कठिन है और माया के साथ जीना आसान? शायद। माया रंगीन है और सत्य रंगहीन। माया आज यह कल वह है और सत्य अटल। क्या वाकई सत्य के साथ जीना कठिन है और माया के साथ जीना आसान? इससे सहमत हो जाना भी शायद माया है। सत्य कठोर तो लगता है परंतु है नहीं। माया लगती तो है रंगीन परंतु कर देती है गमगीन। सत्य शुरू में कठोर है लेकिन अंत में आनंद। और माया लगती तो भव्य है परंतु है नितांत वीरान। सत्य को पकड़ने के लिए साहस चाहिए और माया छोड़ने के लिए ज्ञान। साहस और ज्ञान दोनों ही चाहिए, एक गाड़ी के दो पहियों की तरह। तभी तो चल पाएगा जीवन चक्र। दूर आकाश में उड़ते अनंत की यात्रा करते निर्विकार पंख फैलाए पंछी की तरह। छोड़ दो सब मोहिनी माया, संग हो जाओ सत्य के। यही तो ले जाएगा धरती के कांटों से दूर। दूर फैले इंद्रधनुष के पार अज्ञात की ओर, जहां कोई चलन नहीं, चंचलता नहीं, अनंत शांति, सब शांत, हर तरफ आकाश ही आकाश। लेकिन वह आकाश है कहाँ? यहाँ या वहां? शायद वहां भी और यहाँ भी, शून्य में भी और विराट में भी, सत्य में भी और माया में भी। सब कुछ स्वीकारने में ही तो शांति है। और यही है, यही है, यही है मेरे प्रिय ज्ञानदीप। तो ये मैं कहूँगी आपने ये जो सत्य और मोह का जो व्याख्या की है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब वर्ड्स एकदम चुन चुन के आपने यूज किए और एकदम मतलब परफेक्टली बोलते ना अच्छे से आपने उनको पिरोया है। थैंक यू बहुत खूबसूरत। जी। तो इस तरह से ये जो मैं लिखता हूँ कि हम मेरे अंदर के शब्द होते हैं, मेरे इनर वॉइस होती है, मेरे अंतस की आवाज होती है। तो उसको मैं सोच के नहीं लिखता कभी कि मुझे क्या लिखना है, कुछ बड़ा बड़ा अलंकारिक बनाना है, ऐसा नहीं। वो अपना आप ही जो कुछ होता है अपना आप ही निकलता है तो ये और आपका उसको एज इट इज मैं लिख देता हूँ। आपने बोला सन्यासी जैसे कहते हैं ना वैसा ही एक फीलिंग वाली आपने लिखी है जी एकदम फैक्ट ऑफ लाइफ। जी जी। सर आप हमारा ये जो शो है ना बहुत सारे जो बडिंग आर्टिस्ट है उन्हें बहुत अच्छा लगता है। काफी बड़े बड़े कलाकार हमारे शो पर आते हैं तो उन्हें हमेशा इस क्वेश्चन का जरूर वेट होता है कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे। जो यंग आर्टिस्ट हैं, देखिए सबसे पहले तो उनको ईमानदारी से रास्ता चुनना चाहिए कि वो कला के लिए आए हैं या कला के द्वारा बिजनेस करने के लिए आए हैं। कला कला है, पैसा पैसा है, तो लेकिन दोनों ये के मैं सॉरी मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर रही हूँ लेकिन हम्म, सर अगर कोई प्रोफेशनली आर्टिस्ट है तो उसके लिए तो हम्म। पैसे भी जरूरी है। तो वो कैसे बैलेंस रखे पैशन और प्रोफेशन का।
देखिए, अगर उसको पैसा चाहिए तो फिर वो कोई भी बिजनेस कर सकता है। बहुत सारे बिजनेस केवल पैसे के लिए किए जाते हैं। कला जो है, कला अपने आप में एक जबरदस्त पैशन है और जबरदस्त एक हॉबी है। और इसके लिए डिवोशन चाहिए। अगर किसी के अंदर ये डिवोशन नहीं है तो उसको थोड़ा दूर ही रहना चाहिए इस पैशन से, इस कला से। और अपने आप को भी किसी बिजनेस में इन्वॉल्व करे। लेकिन किसी के अंदर सपोज पैशन भी है लेकिन उसकी मजबूरी है, तो उसके लिए करना ये चाहिए कि वो 50% टाइम अपनी कला को दे और 50% अपने अर्निंग को दे। और फिर जैसे 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 वो स्टेब्लिश होता चला जाए, वैसे वैसे उसी रिश्तों में अपनी कला को ज्यादा टाइम देना शुरू कर दे और बिजनेस को कम करना शुरू कर दे। फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी जब वो स्टेब्लिश हो जाएगा तो वो अपना पूरा समय पेंटिंग में दे पाएगा। सही बात है सर। और इसी तरह वो पैशन और प्रोफेशन का बैलेंस भी रख सकेगा। हाँ, तो पूरा समय वो पेंटिंग में दे पाएगा और फिर अपने शौक को पूरा करता रहे। सर मैं आपसे जरूर ये चीज पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने जब एज अ प्रोफेशन आर्ट करना स्टार्ट किया, तो आपने भी कोई जॉब की थी कि आपने सिर्फ आर्ट ही किया था? हाँ, मैंने बहुत सारे काम किए थे। मैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो इसलिए स्ट्रगल स्वाभाविक था और अच्छा भी रहा कि स्ट्रगल तो रहा। तो उससे जिस आदमी ने ये स्ट्रगल देखा हो तो उसकी संवेदनाएं थोड़ी और ज्यादा निखर जाती हैं। राइट। तो और मैंने ज्यादा। भी स्ट्रगल किया। मैंने ये जो है छोटे छोटे भी काम किए, छोटे छोटे अर्निंग के लिए। जैसे अखबार के लिफाफे बनाना या जी। मालाएं बनाना या चाबी के छल्ले बनाना या अखबार बेचना या प्रेस में काम करना जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस होती थी उसमें। और भी बहुत सारे काम किए। तो ये कमर्स से काम किए, बुक कवर्स के लिए इलस्ट्रेशन, कैलेंडर्स, फिल्मी बैनर्स, पोस्टर्स, पोर्ट्रेट्स, ये सब खूब किए। और अच्छा रहा कि मैं हर लाइन से निकला तो संवेदनाएं खूब निखरी। शुरू में तो दूसरी लाइनों में से निकला जो आर्ट से संबंधित नहीं थी। लेकिन बाद में ऐसी लाइनों से निकला जो आर्ट से संबंधित थी जिसमें मेरा बरस चलता रहा। था तो कमर्शियल वर्क लेकिन मेरा बरस चलता रहा। तो जैसे कि मैंने बताया, फिल्मी बैनर, पोस्टर्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स, तो ये कैलेंडर, बुक इलस्ट्रेशन, कैलीग्राफी, तो इस सब दौर में से मैं निकल के आया, मेरा बरस चलता रहा। तो ये अब मेरे पेंटिंग में काम आता है। अब मुझे कैसी भी पेंटिंग हो, बड़ी से बड़ी पेंटिंग हो, छोटी छोटी पेंटिंग हो, मिनिएचर हो, माइन्यूट से माइन्यूट वर्क हो, ऐसी पेंटिंग हो जो जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जा सकता है। तो कैसा भी काम हो, मुझे मतलब मेरे लिए खेल है वो। खेल की तरह उसको लेता हूँ मैं। जरा भी ऐसे मुझे जरा भी मुझे कोई स्टेप नहीं पड़ता कि ये क्या होगा, कैसे होगा, कैसे बनेगा। सर वैसे अगर कोई अभी इस वक्त आप होता ना कि आपकी वेबसाइट देखे या कुछ, तो उन्हें लगेगा जैसे होता ना कि आपने ये प्रूव किया है कि सफलता किसी को विरासत में नहीं मिलती, और आप इस चीज के बहुत बड़े उदाहरण के जिस तरह से आपने बताया है, आई कांट इमेजिन आपने इतना वर्क किया हुआ है कि ये अर्निंग के लिए ये सब भी। सर आपको कैसा लगा होगा जब आप बुक के कवर के लिए वर्क करते थे और खुद की बुक जब आपने लिखना शुरू किया, तो आपका किस तरह की खुशी रही होगी आपके पास? बहुत जबरदस्त खुशी हुई। शुरू में तो मैं अर्निंग के लिए काम करता था और जब बुक कवर मेरा पब्लिश हुआ तब मैं हिंद पागल बुक में एक बुक पब्लिश हुई थी, उसका नाम था तकदीर। जी। तकदीर शीर्षक से, हाँ, तकदीर शीर्षक से ये बुक पर प्रकाशित हुई थी। तो जब मैंने देखा मैं तो इतना खुश हुआ कि कमाल है, मेरी बुक पब्लिश हुई है, मेरा उसमें नाम है और मेरी बनाई हुई पेंटिंग पब्लिश हुई। तो इतनी खुशी हुई कि मैं साइकिल पे गया था वहां पे हिंद पाकिट बुक्स में। और फिर जब मैं वापस आया उस बुक का कवर लेके, तो इतनी खुशी थी। मैं तो साइकिल पे क्या ऐसा लगा जैसे मैं हवाई जहाज में उड़ता हुआ जा रहा ठीक है। हूँ। हाँ, तो बहुत खुशी हुई। मैंने घर पे जाके दिखाया कि देखो मेरी बुक पब्लिश हुई है। तो बुक पे पेंटिंग पब्लिश हुई है तो सबको बड़ा अच्छा लगा। तो ये हुआ। फिर वो खुशी में कहीं ना कहीं आपके फेस पे अभी भी महसूस कर रहे हैं आपको वो ये ही होता है मजा, स्ट्रगल करके सक्सेसफुल होने में अलग ही मजा है। यस। देखिए एक बात है,
अगर कोई चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, कोई एयर कंडीशन जैसे माहौल में पैदा हुआ है, तो उसको क्या पता कि गर्मी, तपती हुई गर्मी क्या होती है। जो तपती हुई गर्मी में पैदा हुआ है, तो उसको हवा का ठंडा सा झोंका भी, सादा सा झोंका भी बहुत खुशी दे जाता है। जी सर। तो मैं तो उस ऐसे माहौल में रहा हूँ, ऐसे माहौल को मैंने देखा है कि जहाँ पे बहुत तरह की स्ट्रगल, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। तो मुझे खुशी है कि मैं ऐसे माहौल में से निकल के आया हूँ यहाँ तक। क्या बात है सर। सर आपकी इन बातों से हमें बहुत ही इंस्पिरेशन, मैं तो कहूँगी मेरे थोड़े रोंगटे खड़े हो गए हैं आपकी बात सुन के, एंड आई एम श्योर ऑडियंस आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको हमारे शो पर कैसा लग रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी बातें शेयर कर पा रहा हूँ, बहुत खुशी मिल रही है। और जो व्यूअर्स उसको देखेंगे, हो सकता है किसी को इंस्पिरेशन भी मिले। जी सर जरूर। तो सर बहुत मैं, अच्छा लग रहा है मुझे। और हाँ जी, बताइए। जी जी सर आप कुछ कह रहे थे। हाँ, और दूसरे जैसे मेरा स्वभाव है, उसने मेरी बड़ी मदद की है। वो मेरा स्वभाव है थोड़ा एडवेंचर टाइप का, कि एडवेंचर को तो मैं खुद इनवाइट करता हूँ। अच्छा। क्योंकि ये है कि एक लगता है कि मौत से डरता कौन है। ये भी एक बात है। देखिए, अगर हमने जन्म ले लिया है, तो एक बात तो हो गई है। अब दूसरी बात हो या ना हो, लेकिन तीसरी बात जरूर पक्की है, वो है मृत्यु। तो सही बात। जब वो आना पक्का ही है, 100% पक्का ही है, कुछ पक्का हो या ना हो, लेकिन मृत्यु अब पक्की है, तो फिर डरना कैसा। वो थोड़ा पहले आ जाए, थोड़ा बाद में आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। सही बात है। तो इसीलिए मैं हर चीज को एंजॉय कर पाता हूँ, मैं एडवेंचर को भी एंजॉय कर पाता हूँ। बहुत सारे एडवेंचर मैंने किए लाइफ में। तो जैसे पैराग्लाइडिंग है, या समुद्र के अंदर जाना है, या हवा में उड़ना है, वगैरह वगैरह, ये सब मैं बहुत कर चुका हूँ। तो अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लोग उसको, उनको इन चीजों को करने से डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। यार क्या हो जाएगा, हद से ज्यादा क्या होगा, मृत्यु होगी ना, कोई बात नहीं। कुछ समय के बाद में 50 साल बाद कोई पूछे विजय शर्मा कहाँ है, उसका आता पता भी नहीं होगा। वो हो सकता है बस किताबों में मिले, हो सकता है कि बस इंटरव्यू में ही देखने को मिले। तो ये अच्छा है। अच्छा है ये भी कि इंसान अमर नहीं है। ये भी। एडवेंचर्स। हाँ सर ये आपने बहुत अच्छा कहा कि आप एडवेंचर्स भी इंजॉय करते हैं। और दैट्स वेरी। बचपन से ही देखिए, एक बात है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत एडवेंचरस होते हैं। जैसे आर्ट आर्ट का मुझे बचपन से शौक था, तो इतना स्ट्रगल मैं इसी वजह से कर पाया कि मैं एडवेंचर किस्म का हूँ। अब बचपन से ही मेरा ये भी था कि मुझे आर्मी में जाना है, अच्छा। आर्मी में मुझे सोल्जर बनना है, ये भी मेरा एक सपना था। तो ओके। अब आप समझ सकते हैं कि आर्मी के लोग कैसे होते हैं, डू और डाई किस्म के होते हैं। वो जिंदगी और मौत के बीच में झूलते हैं जब उनका समय आता है। तो इस टाइप का मैं रहा हूँ। दूसरा तीसरा था संन्यास। अच्छा। मेडिटेशन का मुझे बचपन से शौक रहा है, और मैं सन्यासी बनना चाहता था। ये सोचता था कि आर्टिस्ट तो मुझे बनना ही है, आर्टिस्ट तो मेरी आर्टिस्ट तो मुझे बनना ही है हर हालत में। और बाकी मेरा, मुझे आर्मी में जाना है। अगर आर्मी में मैं नहीं जा पाया, क्योंकि मेरी आंखों में चश्मा लग गया था, और उस समय चश्मे वालों को नहीं दिया जाता था जिनकी आंखें कमजोर होती थी। तो फिर मैं सोचा कि मुझे सन्यासी बनना है। लेकिन अब मुझे पता चल गया कि आर्मी, देशभक्ति, समाज सेवा, ये क्या है। इंसान ये नहीं कि आर्मी के कपड़े पहन के ही समाज सेवा कर सकता है, वो वैसे भी सादे कपड़ों में भी समाज सेवा कर सकता है। तीसरे संन्यास। संन्यास, ये देखिए, गेरू कपड़े पहनने से ही सन्यासी बना जाता है। सन्यासी तो कोई भी बन सकता है, सादे कपड़ों में भी सन्यास, क्योंकि सन्यास आंतरिक विकास है, हमारे अंदर का विकास है। सही बात है सर। और न इस चीजों की कोई ट्रेनिंग होती है, मतलब ये जो आपके विचार है वो पूरे जो आप बनना चाहते थे उसके साथ पूरा मैच कर रहा है। हाँ, मैं एडवेंचर, अब सन्यासी कितना एडवेंचर किस्म का होता है, तो पूरी दुनिया को छोड़ देता है। उसके लिए मामूली बात होती है पूरी दुनिया छोड़ना।
आर्मी, सोल्जर्स, योद्धा कैसे होते हैं? योद्धा भी अपनी जान को हथेली पे लेके चलते हैं। उनके जी। लिए भी अपनी जान से खेलना खेल होता है कि ठीक है, आर या पार। तो इस किस्म का मैं रहा हूँ बचपन से, और इसी वजह से मैं इतना सफल हो पाया हूँ। क्योंकि नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता या एडवेंचर किस्म का ना होता, तो मैं तो स्ट्रगल देख के पहले ही चल बैठ जाए। गया होता बैठ गया होता कि इतना स्ट्रगल मेरे बस की नहीं है। सही बात। स्ट्रगल तो हमेशा होता है, हमेशा। तो डरना नहीं चाहिए स्ट्रगल से, इसका आनंद लेना चाहिए, और आनंद अपने पेंटिंग में बनाना चाहिए उस आनंद को। सर मैं आपसे आपका बहुत 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 शुक्रिया करूंगी जो आपने आज इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। अपनी जो पैशन जर्नी आपने हमारे साथ शेयर किया, आई एम वेरी श्योर कि बहुत जनों को इससे इंस्पिरेशन मिलेगी। तो आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।